हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ and optimum growth of human. Which one of the following are examples of inorganic nutrients? मानव के स्वास्थ्य और इष्टतम विकास को बनाए रखने के लिए एक अकार्बनिक पोषक तत्व आवश्यक है और इनमें से वो कौन से अकार्बनिक पोषक तत्व है? ऑप्शन फर्स्ट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और वाटर। कोड है बी और ए, बी और सी, बी और डी और बी और ई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और वाटर भी इनऑर्गेनिक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, वो कौन से हो जाएंगे? मिनरल्स और वाटर। बाकी जो फैट, प्रोटीन और विटामिन हैं ये हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट, which one of the following is true statement about non-essential amino acid except? गैर आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाय, यानी कि एक के अलावा बाकी सत्य है। फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू प्रोटीन, सेकंड है हैव रोल इन मेटाबॉलिज्म, थर्ड है मे सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और ऑप्शन डी है मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम फैटी एसिड्स। अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड कंपोनेंट्स होते हैं टिश्यू प्रोटीन के। नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में अपने आप से सिंथेसाइज हो जाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। लेकिन इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये फैटी एसिड के द्वारा हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैज़, एक जो नॉर्मल हेल्दी मनुष्य होता है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 60 to 70 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी 60 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड, ऑप्शन सी 80 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी 50 to 80 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 80 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 80 से 100 mg जो ग्लूकोज है पर 100 ml ब्लड में हमारे नॉर्मल रेंज होती है। नेक्स्ट है, The measures with historical information, physical examination, laboratory test and anthropometric are associated with which of the following? उपाय अर्थात ऐतिहासिक जानकारी, शारीरिक परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, मानव विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अप्रोचेज यूज्ड इन डिजीज प्रिवेंशन, वो अप्रोचेज जो डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करती है। ऑप्शन बी है मेथड्स यूज्ड इन ए न्यूट्रिशन असेसमेंट, वो विधियाँ जो न्यूट्रिशन असेसमेंट में उपयोग की जाती है। ऑप्शन सी स्टेप्स यूज्ड इन द साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि में प्रयुक्त चरण। ऑप्शन डी टेक्निक्स यूज्ड इन डाइट प्लानिंग, आहार योजना में प्रयुक्त तकनीकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हम सबको पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये सारे किसके मेथड है? न्यूट्रिशन असेसमेंट के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली बी। नेक्स्ट है, इन द कुकिंग प्रोसेस ऑफ फूड द अकरेंस ऑफ मेलार्ड रिएक्शन इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? भोजन पकाने की प्रक्रिया में मेलार्ड रिएक्शन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड शुगर्स, बी है डीकम्पोजिशन ऑफ लिपिड, सी है एंजाइमेटिक रिएक्शन और डी है जिलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड शुगर्स। जब अमीनो एसिड और शुगर का
आपस में रिएक्शन होता है, आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, उस दौरान जो ब्राउनिंग होती है उसको हम मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। द स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से एक के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है। दे हैव सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ओबेसिटी एपिडेमिक। ओमेगा 3 फैटी एसिड मोटापे की महामारी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन हेल्दी ट्राइग्लिसराइड एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये स्वस्थ ट्राइग्लिसराइड और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी है दे आर नेसेसरी फॉर हेल्दी इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी है प्ले रोल इन प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स टू गवर्न न्यूमरस मेटाबॉलिक प्रोसेस। कई चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन के उत्पादन में भूमिका निभाते हैं। इनमें से एक ऑप्शन रॉन्ग है, उसके अलावा सारे सही है। तो हमें ये पता है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे जो हेल्दी ट्राइग्लिसराइड है उनको और जो HDL है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, शिशु है, उनकी वृद्धि और विकास के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये मोटापे की महामारी में योगदान नहीं देते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए सही होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द ओबेसिटी एपिडेमिक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडियन डाइट। एक भारतीय आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट और डी विटामिन। हम सब जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी है वो हम हमारे कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर रिच सोर्स ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। निम्न में से कौन सा प्रोटीन सिस्टीन अमीनो एसिड का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी जिलेटिन, सी हीमोग्लोबिन और डी किरेटिन। इसका करेक्ट आंसर है किरेटिन। किरेटिन प्रोटीन जो कि हमारे बालों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, फूड प्रिजर्वेशन इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फूड प्रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। किल इंसेक्ट्स, इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी, डिक्रीज मॉइस्चर, इम्प्रूव टेस्ट। कीड़ों को मारना, गुणवत्ता बनाए रखने में सुधार करना, नमी कम करना, स्वाद में सुधार करना। तो अगर हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी। क्योंकि हम फूड को प्रिजर्व कब करते हैं, हमें उस फूड को लंबे टाइम तक बनाए रखना है। जैसे मान लो सीजन में केरी आती है, वो केरी पूरे साल भर हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है उसको हम बढ़ाने के लिए उसे अचार बना लेते हैं। जैसे आंवला है, उसके मुरब्बा बना लेते हैं, स्क्वैश बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। इसी तरह से टोमेटो के केचप बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं। तो ये सारे जो फूड प्रिजर्वेशन हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी। जो भी फूड प्रोडक्ट सीजनली हमें अवेलेबल है उसको हम इस तरह से प्रिजर्व कर दें कि वो साल भर हमें अवेलेबल रहे, तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट इन डैश प्रिजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ फूड। खाद्य पदार्थों की संरक्षण प्रक्रिया में थर्मो प्रतिरोधी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण हैं। कैनिंग में, केमिकल में, फ्रीजिंग और इरेडिएशन। हम सभी जानते हैं कि जो कैनिंग है, कैनिंग क्या होती है, एक तरह की प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन मेथड है। कैनिंग के द्वारा हम बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैनिंग। नेक्स्ट है नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द कोलन आर कॉल्ड एज। न पचने वाले खाद्य तत्व जो वहन तंत्र में कुछ जीवाणुओं की वृद्धि और गतिविधि को उत्तेजित करते हैं कहलाते हैं इनसोल्यूबल फाइबर, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सेल्यूलोज। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीबायोटिक्स। यानी कि ऐसे नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट
जो कि हमारे कोलन के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। उनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। यानी कि प्रीबायोटिक्स क्या है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को और उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, प्रीबायोटिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन? थायमिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ओस्टोपेनिया, बेरीबेरी, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और स्कर्वी। करेक्ट आंसर होगा इसका बेरीबेरी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, इट शुड बी इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज बिटवीन द रेंजेस ऑफ। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये कुल एनर्जी की कितने प्रतिशत रूप में होनी चाहिए, यानी कि कितने परसेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखो, 15 to 20%, 20 to 35%, 50 to 60% और 5 to 10%। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे 50 to 60%। हमारी जो टोटल एनर्जी है उसका 50 से 60% जो एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोटीन ऑफ व्हीट? निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का प्रमुख प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, ग्लूटेलिन और प्रोलामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन प्रोटीन जो व्हीट है उसका मेन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन्स? विटामिन के बारे में ट्रू कौन सा है कथन? पहला है, आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आर सोल्यूबल इन इधर वाटर और फैट, परफॉर्म बेस्ट व्हेन लिंक्ड इन लॉन्ग चेन और यील्ड एनर्जी व्हेन ब्रोकन डाउन। तो हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन हैं वो पानी में भी घुलनशील होते हैं और वसा में भी। हम विटामिन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे हमारे विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल में बी और सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा आर सोल्यूबल इन ईदर वाटर और फैट। नेक्स्ट है, मेनी ऑफ द विटामिन बी सर्व एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन बी जो है वो किस रूप में कार्य करते हैं? मोस्टली जो विटामिन बी है, विटामिन B1, B2, B3, B6, ये सारे किस रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट, बी एंटीऑक्सीडेंट, सी कोएंजाइम, डी सेरोटोनिन प्रीकर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोएंजाइम। हम जब विटामिन वाली क्लास पढ़ी थी उसमें विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी के कौन कौन से कोएंजाइम हैं, B2 के कौन कौन से कोएंजाइम हैं, तो उन सब के बारे में हमने क्लास में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है, विटामिन सी सर्व्स एज ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन सी निम्नलिखित में से किसका कार्य करता है? एंटागोनिस्ट, एंटीऑक्सीडेंट, कोएंजाइम और इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और सेलेनियम, ये सारे के सारे जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ए वीमेन may need iron supplements with which one of the following goals during lactation? एक महिला को स्तनपान के दौरान निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें लैक्टेशन पीरियड के दौरान, तो टू एनहांस द आयरन इन हर ब्रेस्ट मिल्क, टू प्रोवाइड आयरन फॉर द इन्फेंट्स ग्रोथ, टू रिप्लेस द आयरन इन हर बॉडी स्टोर, टू सपोर्ट द इंक्रीज इन हर ब्लड वॉल्यूम। ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं होता है। जो मिल्क होता है उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। प्रोवाइड आयरन फॉर इन्फेंट्स ग्रोथ, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी के टाइम जो आयरन लॉस होता है उस आयरन लॉस को वापस रिप्लेस करने के लिए जो एक लैक्टेटिंग वीमेन होती है उसको आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, सॉरी ऑप्शन सी, टू रिप्लेस द आयरन इन हर बॉडी स्टोर। नेक्स्ट है, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मेमल्स and known as primary source of nutrition for newly born before they are able to digest other types of food. Which one of the following is not true about milk as a diet? दूध स्तनधारियों की स्तन ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है।
और अन्य प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होने से पहले नवजात शिशुओं के लिए पोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। आहार के रूप में दूध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है कैसिनोजन्स एंड लेक्ट एल्ब्यूमिन आर चीफ प्रोटीन। ऑप्शन बी लैक्टोज इज द मेजर कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी लो इन फेरस कंटेंट बट रिच इन कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम। और ऑप्शन डी है विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन पुअरली बट रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन डी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो मिल्क होता है उसमें विटामिन सी और आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो जहाँ पर रिच इन विटामिन सी लिखा हुआ है इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन वही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन डी, सॉरी ऑप्शन डी विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन पुअरली बट रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन डी। नेक्स्ट है आयरन सप्लीमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से छोड़कर सभी के लिए अक्सर आयरन सप्लीमेंट की सिफारिश की जाती है। वीमेन हु आर प्रेग्नेंट, इन्फेंट्स एंड टोडलर्स, टीनेज गर्ल्स और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इनमें से किसको छोड़कर बाकी सबके लिए आयरन सप्लीमेंट की सिफारिश की जाती है? तो वीमेन के लिए जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो इन्फेंट और टोडलर है उनकी ग्रोइंग एज है उनको भी आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो टीनेज गर्ल्स है उनमें जो मिनार्के है वो शुरू हो जाता है इसलिए उनको भी आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन डी, ऑप्शन डी पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।